नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। जहां आज हम आपको बताएंगे खबरों की दुनिया में क्या कुछ खास रहेगा, भारत का शांति विजन आखिर क्या है और उसके जरिए कैसे, जब हम बात करते हैं अस्थायी सदस्यता की, वो कैसे मिलने जा रही है। भारत टेक्स 2026 की अगर बात की जाए, क्या कुछ इसमें खास रहेगा, इसके अलावा तमाम बड़ी खबरें उनसे आपको रूबरू कराएंगे। और मुकुल, साथ ही साथ अर्थ जगत में भी लेकर के चलेंगे हम अपने दर्शकों को और बताएंगे कि आखिर देश की आर्थिक रफ्तार किस तरह से आगे बढ़ रही है और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, उन खबरों से भी कराएंगे आपको रूबरू। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि एक दिन एक उत्सव में आज आपके लिए क्या लेकर के आए हैं खास। तो आइए नया सवेरा कर लेते हैं शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। 2028-29 के लिए यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का चुनावी अभियान शुरू। यूएन चीफ से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, दुनिया के सामने रखा भारत का शांति विजन। दिल्ली में आज से शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, भारत टेक्स से एक्सपोर्ट को मिलेगी नई उड़ान। – 2020 में दिल्ली दंगे के दौरान अंकित शर्मा हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 4 लोग दोषी करार, सजा के लिए बहस की तारीख का इंतजार। यूएई के 2 टैंकरों पर ईरान के हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत, 6 अन्य घायल। यूएई ने बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन। और आज देर रात होगा फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल। लगातार तीसरे फाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगा फ्रांस। वहीं 2010 के बाद फिर चैंपियन बनने की राह पर स्पेन। आइए विस्तार से करते हैं नया सवेरा की शुरुआत। 2028-29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के लिए भारत ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है और इसके लिए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कैंपेन लॉन्च किया। वैश्विक शासन के प्रति भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए जयशंकर ने शांति दृष्टिकोण को सामने रखा। इसका पूरा नाम सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी है। विदेश मंत्री ने भारत के शांति दृष्टिकोण, शांति स्थापना में योगदान और बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के संकल्प को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत की सदस्यता को लॉन्च करके खुशी हो रही है। साथ ही ये कदम ऐसे समय में उठा रहे हैं जब दुनिया एक गहरे विरोधाभास का सामना कर रही है। इतने बड़े पैमाने पर मानव कल्याण को आगे बढ़ाने की इतनी बड़ी क्षमता दुनिया के पास पहले कभी नहीं थी। साथ ही संघर्ष, हिंसा और अस्थिरता का ऐसा दौर देख रहे हैं जो उन लोगों के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है जो शायद बहुत दूर हैं। और इस जटिल स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र को पहल करनी होगी और इसलिए सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए चुनाव अहम हो जाते हैं। Makes sure they are heard and that their priorities shape the global agenda. As the world changes, its institutions must change with it. India works to reform them from within and to bridge divides. When India advocates Vasudhaiva Kutumbakam, that is world as a family, as an approach, we don't simply preach, we practice it as well. So let me share with you today a few recent examples of our contribution to global well-being. One, in maritime security, India makes wide-ranging and regular contributions, including in anti-piracy, counter-narcotics, and anti-trafficking operations. Apart from the fusion center that I spoke about in India, our forces are protecting sea lanes across the Indo-Pacific,
specifically the northern and southern Arabian Sea, Gulf of Aden, Malacca Straits, and even in the Gulf of Guinea. The known record of peacekeeping is today extended to offering training and capacity building to 98 nations in the Delhi Center of UN Peacekeeping. और भारत का शांति विजन आखिर है क्या? जी हाँ, सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करना और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना शांति विजन के तहत हम देख सकते हैं कैसे इसके जरिए जब हम बात करते हैं ट्रस्ट और इंटीग्रिटी की, वो इसमें शामिल है, जिसके जरिए हम देखते हैं ग्लोबल साउथ की आवाज़ को कैसे भारत लगातार आज मजबूत करता हुआ नजर आता है। साथ ही अगर बात की जाए बहुपक्षवाद की, वहाँ भी भारत लगातार इसको बढ़ावा देता हुआ नजर आता है। भारत जो भविष्य के लिए एक शांति स्थापना की हम कह सकते हैं, उसका मंच भारत लगातार तैयार कर रहा है, शांति का संदेश देता है और एआई के लिए मानव केंद्र दृष्टिकोण भारत रखता है और इसी को विश्व से अपनाने की पहल करता है। तो दुनिया के सामने भारत ने रखा है अपना शांति विजन। नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है उस पर जोर है। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए भी भारत ने वैश्विक मंच पर एक बार फिर अपनी आवाज उठाई है। तो भारत का है ये शांति विजन। सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी, शांति और इसके जरिए किस तरीके से जब हम बात करते हैं यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता को लेकर, हमने देखा इससे पहले भारत लगातार बदलाव की बात करता आया है, लेकिन आज के समय में जब हम बात करते हैं ना सिर्फ बहुपक्षवाद की बल्कि एआई तकनीक जिस तरीके से बढ़ रही है, कैसे वो ह्यूमन सेंट्रिक होती हुई नजर आ सकती है और कैसे भविष्य के लिए हम और ज़्यादा शांति की स्थापना कर सकते हैं, इस पर ये फोकस है। इसका जो विजन खासतौर से नजर आता है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से भारत ने शांति विजन जो है पूरे विश्व के सामने रखा है और इसके जरिए कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कि आखिर कितना महत्वपूर्ण है जब हम यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता की बात कर रहे हैं, या किस तरीके से जो बदलाव जिसका लगातार भारत पक्षधर रहा है उस बात को यहाँ प्रमुखता से रख सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारत ने अपने आप को पेश किया है, देखिए जून 2027 में ये चुनाव होना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के लिए, और 1 जनवरी 2028 से भारत जो है चुना जाने के बाद 1 जनवरी 2028 से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा। इसके पहले भारत देखिए 21 बार रह चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर। तो इस मसले पे भारत को इस बात का अनुभव है कि किस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल में काम किया जाता है और किस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल में जो अन्य चीज़ें हैं उसको रखी जा सकती हैं। और ख़ास करके वैसे समय में जब दुनिया काफ़ी विभाजित है, आप देख रहे हैं कि एक तरफ रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है, दूसरी तरफ ईरान यूएस का कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है। इसके अलावा आतंकवाद जो है वो बहुत जगहों पे सर फैलाए हुए है। उसके अलावा वायलेंस कई जगह पे हो रहे हैं। टैरिफ के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था पे गहन संकट है, एनर्जी सिक्योरिटी का मसला है, और पूरा जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ जो है बहुत तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो इस मामले में जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने जो वक्तव्य अपना दिया है, उन्होंने खास तौर पे ग्लोबल साउथ की बात कही है कि वे ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करेंगे। और निश्चित तौर पे जब यूनाइटेड नेशन की बात आती है तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स एक बड़ा ऐसा अवयव है जिसमें कि भारत ने बहुत ही बड़ा योगदान किया है। तकरीबन 3 लाख भारतीय सैनिकों ने यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग मिशंस हैं उसमें भाग लिया है, और उस पीस कीपिंग मिशंस के तहत भारत ने अपना एक संतुलित दृष्टिकोण भी पेश किया है दुनिया में जहां भी अशांति या कॉन्फ्लिक्ट रही है। तो इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक लॉन्च किया, लेकिन इसके साथ साथ जो है दुनिया के अन्य देशों में जो हमारे राजदूत हैं, जो दूतावास हैं हमारे, वो दूतावास भी संबंधित देशों के साथ संपर्क करेंगे और एक तरीके से जिस तरीके से चुनाव का कैंपेन किया जाता है उस तरीके से कैंपेन करेंगे। क्योंकि देखिए अन्य भी कई कैंडिडेट होते हैं और वे सारे कैंडिडेट भी अपना अपना एजेंडा पेश
करते हैं कि वो किस एजेंडे पे काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे भारत अपना एजेंडा पेश किया है और भारत का एजेंडा जो है अभी जो जिस तरीके से भारत ने अपना एक डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाया है, उस डिप्लोमेटिक आउटरीच में भारत जो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के माध्यम से जो आपसी मसले हल किए जाने चाहिए, इस बात को बहुत प्रमुखता से पेश किया है। तो निश्चित तौर पे दुनिया का ध्यान भारत की तरफ आकर्षित होगा और भारत का जो कैंडिडेचर है वो भारत बिल्कुल का अखिलेश, और यहाँ पर दुनिया के सामने जिस तरह से भारत ने अपना शांति विजन रखा है, तो यहाँ विकास की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए या फिर ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज की बात की जाए, भारत ने अपनी तरफ से एक सकारात्मक पहल करने की बात कही है कि किस तरह से बाकी देश भी अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं सहयोग के साथ। हाँ, निश्चित तौर पे सबसे महत्वपूर्ण बात यही है आज की दुनिया में कि विकास तो सबको चाहिए, लेकिन उस विकास में सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया के जो देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उस कॉन्फ्लिक्ट से विकास को बाधा हो रही है और उस विकास को बाधा की वजह से संकट पैदा होते हैं, उस संकट की वजह से कहीं कहीं एक्सट्रीमिज्म पैदा होता है। तो उसमें विकास का सहयोग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि दुनिया के देशों के बीच में आपके पास जो है वो हम लेंगे, हमारे पास जो है आप लेंगे, हमारी जो क्षमता है उसका आप उपयोग करेंगे, आपकी क्षमता का हम उपयोग करेंगे। तो यही एक कंस्ट्रक्टिव जो डायलॉग और डिप्लोमेसी होती है, यही कंस्ट्रक्टिव जो एक कॉपरेशन होता है, जिसके लिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था कि जो 2 विश्व युद्धों के बाद जो दुनिया की स्थिति थी कि दुनिया में जो बड़े देश थे या दुनिया में ऐसे देश जो तानाशाही के माध्यम से दुनिया के अन्य देशों पर कब्जा करने की कोशिश करते थे, तो उन सारी चीजों से उबरकर एक सहयोग के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक बड़ा मोटो ये माना जाता है कि वो विकासात्मक सहयोग को बढ़ावा देगा और विकासात्मक सहयोग को बढ़ावा देगा, संकट के समय देशों के की मदद करेगा, जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में अखिलेश, और उसी में भारत जो है हमें अग्रणी नजर आता है। कोई भी जब संकट का समय हो, कैसे समाधान की बात की जाए, फर्स्ट रेस्पॉन्डर की बात की जाए, और उसी वजह से ये शांति विजन बहुत अहम है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वैश्विक स्तर पर जब हम देखते हैं अनिश्चितता है, असंतुलन है, ऐसे में स्थिरता और शांति देने के लिए भारत का ये शांति विजन अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं भारत टेक्स की। जी हाँ, टेक्स कोई कर नहीं है बल्कि टेक्सटाइल से इसे जोड़कर अगर देखा जाए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट जो है उसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली के भारत मंडपम में 17 तारीख यानी कि 4 दिन के इस आयोजन में दुनिया भर के प्रतिनिधि मौजूद रहने वाले हैं और सरकार का दावा है कि इस पूरे इवेंट से एक्सपोर्ट को नई उड़ान मिलने वाली है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनेगा। खासतौर से भारत टेक्स में कपड़ा उद्योग की ताकत दिखाई देगी। छोटे उद्यमियों को जिस तरह से एक्सपोर्ट का मौका मिल रहा है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि टेक्सटाइल सेक्टर में भारत एक बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। इससे पहले भी हमने देखा है किस तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर जिसके जरिए विकास को किस तरीके की गति मिल रही है, लेकिन इस तरह के जो मंच हैं, आयोजन जो हैं, वो और महत्वपूर्ण हो जाते हैं भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से और खासतौर से टेक्सटाइल सेक्टर के लिहाज से भी। निश्चित तौर पर मैन्युफैक्चरर्स की बात करें या एमएसएमई की बात करें तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो मंत्रालय के माध्यम से छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हुए नजर आते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले अगर कल की बात करें तो कल नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम एवं और इस दौरान क्या कुछ कहा गया, उससे पहले एक सुन लेते हैं क्या कुछ बयान यहाँ पर सामने आया है। भारत टैक्स 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया और 2025 में आकर के भारत टैक्स दुनिया का टेक्सटाइल का बड़ा इवेंट्स बन गया। और मेरा मानना है कि इस बार 107 देशों से लोग आए थे। इस बार लगभग 140 कंट्रीज के लोग आएंगे, ऐसी मेरी सूचना है। और जब लोग आते हैं तो स्वाभाविक है कई हमें ऐसे एंटरप्रेन्योर मिले छोटे छोटे जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, उन्हें एक एक्सपोर्ट का अवसर मिला।
तो केंद्रीय मंत्री इस बात की जानकारी दे रहे थे किस तरीके से एक बड़ा अवसर है संध्या, ये बड़ा मंच है जो कि लगातार भारत इस तरह की पहल करता हुआ नजर आता है। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो कल खासतौर से नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम और हथकरघा अकादमी में आयोजित इंडी हाट में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने दौरा किया और इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्पियों और बुनकरों से भी मुलाकात की और उनके उत्पादों का अवलोकन किया। कलाकारों और कारीगरों से बातचीत करते हुए उनके कार्यों की केंद्रीय मंत्री ने सराहना की और उन्होंने देश की समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा परंपरा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता को भी प्रदर्शित करते हैं। 10 से 19 जुलाई तक चलने वाले इंडी हाट में देश के विभिन्न राज्यों के पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, वस्त्र और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। ये जो वीव जो मैं आज रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसका नाम है कुंबी और ये गोवा से है। एंड द क्लस्टर दैट आई वर्कड विद, ये पूरी विमेन वीवर्स की क्लस्टर है। तो ये विमेन एम्पावरमेंट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी है। इनको मैंने हेल्प किया है, क्राफ्ट इनका डेवलप किया है क्योंकि ये क्राफ्ट ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका था और डीसी हैंडलूम से और मिनिस्ट्री से बहुत हमें सपोर्ट मिला है। हम लोइन लूम से वीविंग करते हैं मिज़ोरम से और हमारा प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ये बैंड, फ्रेंडशिप बैंड से बैग्स, अलग अलग तरह का बैग्स, कॉटन बैग्स एंड ऑल्सो फ्रेम लूम से वोवन ट्रेडिशनल मिज़ो जो बोलते हैं पॉन्से, वो लेके आते हैं। हम लोग बेसिकली ट्राइबल वीव पे काम करते हैं। जैसे आप देखेंगे मुंडा पड़िया जितने भी फैब्रिक है उसको आज के अनुसार जो अपैरल डिज़ाइन है या फिर कैप्स वगैरह जो आज के यंगस्टर मैक्सिमम लोगों को पसंद आए वैसे ही हम लोग प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और फिलहाल नया सवेरा में हम यार अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे से जुड़े केस में 5 लोगों को सजा होगी। दिल्ली में साल 2020 दंगा मामले में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या केस में कड़कड़डुमा कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन समेत जावेद, नाजिम, कासिम, अनस को दोषी ठहराया है। 2020 का ये पूरा मामला जब हमने देखा था किस तरीके से राजधानी दिल्ली में दंगे जो हैं भड़काए गए थे और इसी दौरान आपको बता दें आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई थी। और इस पूरे मामले में अगर देखा जाए एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो निकलकर सामने आया है। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 5 दोषी और 6 आरोपी बरी किए गए हैं। ताहिर, जावेद, नाजिम, कासिम, अनस ये वो आरोपी जिन पर दोष सिद्ध हुआ है, इन्हें दोषी ठहराया गया है। अंकित के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी इस पूरे मामले में और सजा पर बहस की तारीख अभी तय नहीं है। – 2020 में जो दंगे हुए, ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन,
और ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोग हों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू, जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है, उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ये बात साबित हो गई है जो हम पिछले 6 साल से कह रहे हैं कि दिल्ली दंगे एक सुनियोजित साजिश थे। और आपको बता दें 2020 में जो दंगे हुए, इसमें खासतौर से जो दोषी हैं ताहिर हुसैन और 10 अन्य आरोपियों पर जो अदालत ने यहाँ पर अलग अलग धाराएं लगाई थी, उनमें खासतौर से 302 की बात की जाए, 165 की हम बात करें, 188 की बात, 153, 147, 148, इन सेक्शन के तहत सभी 5 लोग जो हैं उनको दोषी ठहराया गया है। और वहीं आप बता दें ताहिर की क्राइम कुंडली की अगर बात की जाए, 302 धारा IPC के तहत, जिसमें सीधे तौर पर हत्या पर आरोप था, उसमें दोषी हैं। 365 IPC की हम बात करें, अपने या किसी को गुप्त रूप से गलत तरीके से अगर इस तरीके से हत्या की जाती है। वहीं IPC 188 की हम बात करें, सरकारी आदेश का उल्लंघन, ये तमाम आरोप थे जिसमें अब दोषी करार दिया गया ताहिर को। इसके साथ ही 147 की अगर बात की जाए, IPC की धारा दंगा भड़काने का यहाँ पर आरोप था, उसमें दोषी। साथ ही 148 की अगर बात की जाए, जहाँ घातक हथियार से दंगा फैलाने का जो जब हम बात करते हैं, वहाँ भी हमने देखा किस तरीके से तमाम जो संगीन आरोप थे और उसी में जो दोषी हैं करार दिए गए हैं। आइए ताज़ा अपडेट ले लेते हैं इस पूरी खबर पर। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी। विकास, हमने देखा कि कल जब कोर्ट का फैसला आया तो जो दोषी हैं उन पर आरोप तो सिद्ध हो गया, लेकिन अब बात आती है इन सभी आरोपियों पर, इन सभी दोषियों पर सजा की। बिल्कुल, देखिए जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है उस पर अभी बहस नहीं हुई है। कल जो फैसला आया उसमें जैसा आपने अभी बताया कि 5 लोगों को दोषी माना था कोर्ट ने, 6 को एक्विट किया था। और इसमें जो सबसे बड़ा उनके ऊपर जो दोष सिद्धि हुई है वो हत्या के लिए हुई है। और हत्या में आप जानते हैं कि उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा तक का प्रावधान है। तो प्रोसिक्यूशन जहां तक बात की जाए क्वांटम को लेकर के ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग करेगी, क्योंकि आरोपी, अब तो दोषी कहना चाहिए, दोषी जो है इसमें वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति है। अगर ऐसे लोग इस तरह के कामों में संलग्न होते हैं तो उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। ये प्रोसिक्यूशन जरूर इस तरह का यहाँ पर बहस रखेगी। हालांकि अभी कोर्ट ने कोई तारीख तय नहीं की है कि किस दिन इस पर सेंटेंस को लेकर के बहस की जाएगी। एक ताहिर हुसैन के लिए जो इस पूरे फैसले में जो एक छोटी सी राहत थी वो ये कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो चार्ज था उसको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया। अब इसको कोर्ट, इसके चलते कोर्ट किस तरह से क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जब तय करेगा तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या वो फांसी की सजा सुनाएगा या उम्र कैद मिलेगी, इसको लेकर के बहस अभी होनी कोड़काडूमा कोर्ट में बाकी है। लेकिन कोर्ट ने के सामने जो एविडेंस रखे गए प्रोसिक्यूशन की तरफ से, क्योंकि आप देखें कि ये शुरू में एक ब्लाइंड केस था, अंकित शर्मा मिसिंग थे, उनके पिता की कंप्लेंट पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, उनको लीड्स मिले और उसके बाद ये सभी 11 लोग गिरफ्तार हुए थे। हालांकि 6 को संदेह का लाभ मिल गया और वो एक्विट हो गए हैं। लेकिन इन 5 को लेकर के जो एविडेंस कोर्ट में रखा गया वो इतना मजबूत था कि इन सभी को ये 302 के लिए, रॉयटिंग के लिए, किडनैपिंग के लिए, इन सभी धाराओं में दोषी साबित किया गया कोर्ट। बिल्कुल विकास, और जैसा आपने बताया कि जो अंकित के पिता थे उन्होंने FIR लॉन्च की थी, क्या अंकित के परिवार से किस तरह की बात हो पाई, उनका क्या कहना है इस पर? देखिए, कल तो उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई थी, हालांकि क्योंकि जो पूरा उनके ट्रॉमा जो उनके साथ रहा इसके बाद जो आप जानते हैं कि बॉडी उस दिन भी नहीं मिली, 1 हफ्ते बाद मिली थी, तो आप समझ सकते हैं कि किस ट्रॉमा से परिवार गुजरा था। उसके बाद वो उस जगह से शिफ्ट हो गए। कल उनकी ओर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी और वो ज्यादातर जब भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई ट्रायल के दौरान भी, तो वो मीडिया से बचना चाहते थे। अभी तक तो हमको औपचारिक तौर पर ऐसी कोई रिएक्शन उनका भी नहीं मिला है। क्वांटम के बाद हो सकता है वो सामने आकर के इस पर अपनी बात रखें। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर खास तौर से बात की जाए इसके चलते किस तरीके से, क्योंकि लगातार इस तरह की मांग उठती आ रही थी और ये बेहद ज़रूरी कि इस तरह के जब फैसले आते हैं, जो सच सामने निकल कर आता है विकास, तो कहीं ना कहीं जो जनता है उसका और विश्वास यहाँ जुडिशरी में भी बढ़ता है। क्योंकि जिस तरीके से दंगे भड़काए गए, जिस तरीके से हत्या की गई, ऐसे में ज़रूरी था कि सच सामने आए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। बिल्कुल, देखिए अगर आप पुराने केसेस की बात करें जहां पर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड लोग ऐसे मामलों में शामिल रहे थे, रॉयटिंग के, चाहे वो 84 के मामले रहे हों या इसके अलावा भी कोई अन्य छिटपुट ऐसे दंगे के मामले रहे हों, कोर्ट ने बड़ा सख्त रुख अपनाया है।
क्योंकि ट्रायल कोर्ट ये जानता है कि जो राहत मिल सकती है अगर, तो हाई कोर्ट से मिल सकती है। इसीलिए ज्यादातर मामलों में डेथ सेंटेंस सुनाया गया है ट्रायल कोर्ट की तरफ से, जब ये पाया गया कि ये व्यक्ति खुद बहुत प्रभावशाली था या एक्टिव पॉलिटिक्स में का हिस्सा था। ताहिर हुसैन की किस्मत क्या होगी आने वाले दिनों में साफ होगा। हालांकि कल जैसे ही फैसला सुनाया गया तो ताहिर हुसैन वहां रोने लगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अब उनका भविष्य क्या होने वाला है। या तो सारी जिंदगी अब जेल के पीछे कटेगी, जेल की सलाखों के पीछे कटेगी, या कोर्ट ने पाया कि इन्वॉल्वमेंट ताहिर हुसैन की बहुत ज्यादा थी तो सख्त से सख्त सजा में फांसी की भी सजा हो सकती है। तो ये इस बात को लेकर के पूरी तरह जान गए थे कि अब उनका भविष्य आगे यहाँ पर राजनीतिक छोड़िए, एक सामान्य जीवन होता है वो भी लगभग खत्म हो चुका है। चलिए, बहुत धन्यवाद विकास तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब नए खबरों में आगे बढ़ते हैं, दुनिया भर की कुछ और खास खबरों पर नजर डालते हैं। यूएई ने दावा किया है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 जहाज़ों पर मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में टैंकर पर सवार एक भारतीय चालक दल के सदस्य की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ओमानी जलक्षेत्र के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी शिपिंग लेन से गुजरते समय राष्ट्रीय टैंकर ओबासा और अल रहिया को 2 ईरानी क्रूज मिसाइलों ने निशाना बनाया। 8 घायलों में से 4 की हालत गंभीर है। हमलों से दोनों टैंकरों में आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने ईरान के इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक गंभीर उल्लंघन बताया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका का दावा है कि उसने लगातार तीसरी रात ईरान के खिलाफ नए हवाई हमले किए हैं, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अत्यधिक सुरक्षित माने जाने वाले पिकैक्स माउंटेन को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस सैन्य अभियान का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो ईरान पर अमेरिका का बड़ा वार यहां नजर आता है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी दोबारा लागू करने की भी घोषणा की है, जबकि यूएई ने हॉर्मुज में अपने 2 तेल टैंकरों पर ईरानी मिसाइल हमले का दावा किया है। और इसी के साथ ही वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उसने बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के सैन्य नेतृत्व में ये चेतावनी दी है कि अगर खाड़ी के किसी भी देश ने अमेरिकी सैन्य अभियान में सहयोग किया तो उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका यदि समझौतों का पालन नहीं करता तो तेहरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं करेगा। ईरान ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के भविष्य का फैसला अमेरिका नहीं कर सकता। आइए आगे बढ़ते हैं और खबरें देख लेते हैं फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फीफा फीवर यानी फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो पहले सेमीफाइनल में आज देर रात 2 यूरोपीय दिग्गज फ्रांस और स्पेन के बीच फाइनल में जगह बनाने के लिए एक हाई वोल्टेज मुकाबला यहां खेला जाएगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे विश्व कप के फाइनल में जगह बनाएगी, जबकि हारने वाली टीम को तीसरे स्थान के प्लेऑफ से संतोष करना होगा। स्पेन ने पूरी प्रतियोगिता में अपने अनुशासित डिफेंस, तेज पासिंग और गेंद पर शानदार नियंत्रण से विरोधियों को परेशान किया है। बेल्जियम के खिलाफ आखिरी मिनटों में मिली जीत ने टीम का आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया है, तो वहीं फ्रांस ने मोरक्को को हराकर लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। फ्रांसीसी टीम के पास अनुभव और स्टार खिलाड़ियों की भरमार है। कप्तान किलियन एम्बाप्पे प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में है। ये मुकाबला सिर्फ 2 टीमों का नहीं बल्कि 2 अलग अलग फुटबॉल शैलियों का टकराव भी होगा। स्पेन गेंद पर कब्जा जमाकर खेल की रफ्तार नियंत्रित करना चाहेगा, जबकि फ्रांस तेज काउंटर अटैक और दमदार फिनिशिंग से मैच अपने नाम करने की कोशिश करेगा। तो फ्रांस और स्पेन 2 यूरोपीय दिग्गज देश जो हैं वो आमने सामने होंगे फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। तो 2 यूरोपीय दिग्गज के बीच फाइनल की ये जंग
यूरोप की दो महाशक्तियां आमने सामने होंगी। फाइनल का टिकट अब दांव पर है, क्योंकि जो जीतेगा वो फाइनल का टिकट कटाएगा। एम्बापे की रफ्तार बनाम यमाल का कमाल भी यहां पर देखने को मिलेगा। ऐसे में अनुभव की अगर हम बात करें तो अनुभव और युवा जोश की सबसे बड़ी टक्कर मैदान पर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही तीसरे विश्व खिताब के सपने के साथ मैदान में उतरेगा फ्रांस भी, जो कि लगातार उम्मीद कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और खासतौर से स्पेन की हम बात करें तो स्पेन 2010 के बाद फिर से विश्व विजेता बनने की राह पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्वार्टर फाइनल में हमने देखा था मोरक्को को हराकर फ्रांस का जो हौसला है और ज़्यादा बुलंद है, और बेल्जियम को हराकर स्पेन आत्मविश्वास के साथ सेमीफाइनल में है। 8 गोल के साथ एम्बापे की अगर बात की जाए, गोल्डन बूट की रेस में वो सबसे आगे हैं। वहीं स्पेन की उम्मीदें युवा सनसनी लामिन यामाल के कंधों पर हैं। ओयारज़ाबाल और मेरिनो आपको बता दें फिर से स्पेन के लिए संकटमोचक बनते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन फ्रांस की तेज रफ्तार बनाम स्पेन पर बॉल पोजीशन क्या होगी स्थिति, क्योंकि अगर खासतौर से देखा जाए इतिहास रचने की दहलीज पर जो दोनों टीमें हैं वो यहाँ पर अब नजर आ रही हैं। 8वीं बार विश्व कप सेमीफाइनल में फ्रांस स्पेन यहाँ नजर आते हैं, और खासतौर से 36 मैच से अगर देखा जाए लगातार अपराजित हैं। और 2006 में फ्रांस ने आपको बता दें स्पेन का जो सफ़र है वो रोका था, लेकिन क्या आज देर रात जो मुकाबला होगा वहाँ भी ये सफ़र रुकता हुआ नजर आएगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो दो यूरोपीय दिग्गज जो टीम है वो फाइनल की जंग के लिए आज हम देखेंगे किस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ नजर आएगा। खासतौर से क्योंकि दोनों ही टीमों की जब बात की जाए एक अलग तरह का ही खेल दोनों टीमों का देखने को मिला है। फ्रांस की अगर बात की जाए काफ़ी अटैकिंग रहता है, और लगातार जब स्पेन की हम बात करते हैं तो कैसे जो बॉल को अपने पास रखने और उसके बाद गोल के लिए स्पेन की टीम जानी जा रही है। और ख़ासतौर से इस बार आपने देखा है, इस बार के वर्ल्ड कप की जब आप बात कर रहे हैं, कैसे दोनों टीमें जो हैं वो ना सिर्फ जो उनके फैंस हैं बल्कि अलग देशों के लिए भी अगर देखा जाए कहीं ना कहीं फेवरेट टीम्स में नज़र आ रही हैं। लेकिन फाइनल का जो टिकट है वो कौन सी टीम को आज मिलेगा, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। तो दो यूरोपीय दिग्गज के बीच होगी फाइनल की जंग। एम्बापे की रफ्तार बनाम यमाल का कमाल, कौन कमाल करता हुआ नजर आएगा देखना होगा। टेक्सास से जुड़ गए हैं अभिषेक महाजन, हमारे सहयोगी संवाददाता। आइए ताज़ा अपडेट उनसे लेते हैं। अभिषेक, अगर हम देखें, अगर सेमीफाइनल की बात करते हैं फ्रांस और स्पेन की, तो एक तरफ मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली टीम फ्रांस है, तो वहीं अगर स्पेन की बात करें तो चंचलता के साथ, चपलता के साथ मैदान पर कीला लड़ाने वाली टीम है। आज किस तरह से रोमांच नजर आएगा? बिल्कुल संध्या, सही कहा आपने। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर होगी। दो यूरोपियन जायंट्स हैं जिनके बीच में मुकाबला है फ्रांस और स्पेन के बीच में। और फ्रांस का आप देखिए सफ़र जिस तरह का रहा है, 16 गोल उन्होंने किए हैं 6 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं। एक भी गोल कंसीड नहीं किया है उन्होंने जब से नॉकआउट स्टार्ट हुए हैं। राउंड ऑफ 32 से नॉकआउट गेम स्टार्ट हुए, राउंड ऑफ 32 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर क्वार्टर फाइनल्स हुआ। जिस तरह का गेम उन्होंने खेला है, मोरक्को के खिलाफ पिछला, पैराग्वे के खिलाफ 1-0 से वो जीते थे, तो कमाल का गेम उन्होंने अभी तक दिखाया है। और जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो तिकड़ी है ना किलियन एम्बापे की, उस्मान डेम्बेले की और ओलिसे की, और साथ साथ अगर हम बार्सोला का भी नाम यहाँ पर जोड़ ले तो उनका जो अटैक है वो कमाल का है। दूसरी तरफ अगर स्पेन की बात की जाए तो स्पेन का हेड टू हेड जो है वो फ्रांस के साथ काफ़ी अच्छा है। 38 मुकाबले दोनों टीमें खेली हैं, 18 मुकाबले जो हैं वो स्पेन जीती है, 13 मुकाबले फ्रांस जीती है, और 7 जो मैचेस हैं वो ड्रॉ हुए हैं। और अब पिछला मैच जो इनके बीच में खेला गया था यूएफए नेशंस लीग सेमीफाइनल में, स्पेन ने फ्रांस को 5-4 से हराया था। उससे पहले जो यूरो का जो सेमीफाइनल हुआ था उसमें भी स्पेन ने फ्रांस को मात दी। और मैं जल्दी से बता दूं संध्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फ्रांस के कोच हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उनसे बाकायदा पूछा गया कि कौन फेवरेट आप देखते हैं, आपकी टीम बढ़िया कर रही है, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि नहीं, स्पेन की टीम फेवरेट है। शायद ये एक हम कह सकते हैं कि जो वॉर ऑफ वर्ड्स होता है वो अभी स्टार्ट हो गया है। उन्होंने
जो प्रेशर है वो अपनी टीम से हटा दिया और ये कह दिया कि स्पेन यहाँ पर फेवरेट नजर आ रही है। लमीन यमाल जो 17 साल के खिलाड़ी हैं स्पेन के, उनके लिए सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति ऐसी है कि हम उस खिलाड़ी को रोक पाएं, लेकिन वो कमाल के खिलाड़ी हैं। तो बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन आपकी फेवरेट कौन सी है, फ्रांस या स्पेन? जो बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा फ्रांस और स्पेन के बीच में। बिल्कुल अभिषेक, आपका फेवरेट कौन सा है, फ्रांस या स्पेन? अटैकिंग अच्छा होगा या पासिंग? जी इन फॉर्म अगर देखा जाए मुकुल, तो फ्रांस यहाँ पर फेवरेट नजर आ रही है, लेकिन स्पेन को कमतर नहीं आंक सकते। चलिए, बिल्कुल स्पेन जो है उसको कमतर नहीं आंक सकते हैं, लेकिन यहाँ खासतौर से आपने जिक्र किया यमाल का, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फ्रांस है वो भी एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ खेलता हुआ नजर आएगा कि कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे जो बॉल है वो अपने पास रह सकती है, कैसे हम जो अटैक है ज्यादा करते हुए नजर आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल मुकुल, डीडीआर डेस्चाम्स ने ये आज इनफैक्ट कहा भी कि स्पेन के पास अटैक भी है, स्पेन के पास डिफेंड भी है। अगर आप रिकॉर्ड देखें पिछले 6 मुकाबलों में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है स्पेन ने, जो एक बढ़िया बात है। तो ये मुकाबला अटैक होगा फ्रांस का, स्पेन का डिफेंस होगा, लेकिन डेस्चाम्स ने ये भी कहा कि स्पेन का अटैक काफ़ी अच्छा है। ओयारथाबाल की हम बात करें, उनके 4 गोल हैं पूरे टूर्नामेंट में। अभी मेरिनो ने जो पिछले 2 मैचों में सब्स्टिट्यूट प्लेयर बन के आए थे, उन्होंने 2 गोल किए वहां पर। तो मुकाबला अच्छा होने वाला है। स्पेन की जो टीम है वो टिकी टाका जो गेम होता है उनका काफ़ी समय से वो चला आ रहा है, तो उस पर वो ज़्यादा निर्भर करते हैं, एकजुट होकर खेलते हैं और एक उनका स्टार खिलाड़ी कोई नहीं होता है, सभी एकजुट होकर खेलते हैं। और जहाँ तक फ्रांस की बात की जाए तो किलियन एम्बापे सबसे ज़्यादा गोल हैं उनके पूरे टूर्नामेंट में, लियोनेल मेसी के साथ 8 गोल हैं, 3 असिस्ट भी हैं, गोल्डन बूट के दावेदार भी हैं। किलियन एम्बापे, ओलिसे जैसा मैंने कहा, और डेम्बेले पर सबकी नज़रें होंगी। और जैसा आपने पूछा कि फेवरेट कौन है, मुझे लगता है कि फ्रांस यहाँ फाइनल में पहुँचने वाला है। जी चलिए, आपका कहना है फ्रांस, और हम स्पेन के साथ भी हैं कि देखते हैं किस तरीके से एक रोमांचक मुकाबला जो है वो आज देर रात यहाँ देखने को मिलेगा और कौन सी टीम फाइनल में पहुँचती हुई नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ टेक्सास से जुड़ने के लिए। तो खासतौर से अगर फुटबॉल फीवर की बात की जाए, अपने आप में काफ़ी रोमांच जो है संध्या वो यहाँ नजर आएगा, और आज देर रात ये जो रोमांच है हम कह सकते हैं अपने चरम पर होगा। निश्चित तौर पर चरम पर होगा, रोमांच बढ़ता हुआ भी नजर साफ तौर पर यहाँ पर आने वाला है। आइए रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का और आप बात करते हैं लॉर्ड्स क्रिकेट की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के साथ लॉर्ड्स में खेले गए एकमात्र टेस्ट को 270 रन से अपने नाम कर लिया है। लॉर्ड्स में पहली बार खेले गए इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच में भारत द्वारा दिए गए 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लिश टीम अपनी दूसरी पारी में 186 रन पर ही ढेर हो गई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर इतिहास रच दिया है। भारतीय महिलाओं ने इंग्लैंड के साथ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच को 270 रन से अपने नाम कर लिया। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का विशाल लक्ष्य दिया था। मैच के अंतिम दिन भारत को जीत के लिए केवल 4 विकेट की दरकार थी, लेकिन मेजबान टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और इंग्लैंड दूसरी पारी के चौथे दिन 186 रनों पर सिमट गई। भारत की अजीत महिला टेस्ट में रनों के हिसाब से दूसरी बड़ी जीत भी रही। भारत के लिए स्नेह राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके और भारत की जीत में बड़ा योगदान दिया। वहीं यास्तिका भाटिया ने 113 रन की शानदार पारी खेली। स्मृति मंधाना ने 70 रन बनाए। यह जीत सिर्फ भारत के लिए यादगार नहीं रही, बल्कि इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड्स भी बने। तेज गेंदबाज क्रांति गौड़, विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया और स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने अपनी शानदार उपलब्धियों से महिला क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने पहली पारी में 37 रन देकर 5 विकेट चटकाए। वे महिला टेस्ट में 5 विकेट लेने वाली भारत की सिर्फ 5वीं तेज गेंदबाज बनी और साथ ही उन्होंने लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम भी दर्ज करा लिया। वह ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गयी। यह मुकाबला स्मृति मंधाना के करियर का 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। वह ये उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की तीसरी महिला क्रिकेटर बनी। वहीं यास्तिका भाटिया ने दूसरी पारी में शानदार 113 रन बनाए। वह महिला टेस्ट के तीसरी या चौथी पारी में शतक लगाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बन गयीं।
इसके अलावा वे महिला टेस्ट में विकेट कीपर के रूप में शतक लगाने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से इस एक पार्ट टेस्ट में कितने जो रिकॉर्ड्स हैं वो बनते हुए हमें नजर आए और लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत ने एक ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज की। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक दिन एक उत्सव की। एक दिन एक उत्सव में बात करते हैं अमावस्या की, जो यहाँ प्रत्येक अमावस्या तिथि को दर्श अमावस्या सनातन परंपरा में पितरों के तर्पण, स्नान, दान और आत्मचिंतन का विशेष पर्व इसको माना जाता है। वहीं आषाढ़ मास की दर्श अमावस्या पर पितृ तर्पण और दान पुण्य का विशेष फल भी बताया गया है। छत्तीसगढ़ में राजिम के त्रिवेणी संगम से लेकर शिवनाथ और खानून नदी के घाटों तक ये पर्व गहरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। उगते सूर्य की पहली किरण, पवित्र नदियों के तट और श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करते श्रद्धालु। दर्श अमावस्या का स्वरूप कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ के प्रयोग कहे जाने वाले राजिम त्रिवेणी संगम, जहां महानदी, पैरी और सोंढूर का संगम होता है, वहां स्नान के बाद श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से किया गया तर्पण पूर्वजों को तृप्त करता है और उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। राजिम के अलावा शिवनाथ और खारून नदी के घाट भी इस पर्व की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। स्नान, भगवान शिव का अभिषेक, काले तिल से तर्पण, अन्न और वस्त्र का दान दर्श अमावस्या की प्रमुख धार्मिक परंपराओं का हिस्सा माने जाते हैं। जो श्रद्धालु तीर्थ स्थलों तक नहीं पहुंच पाते, वे अपने घरों में ही विधि विधान से पितरों का स्मरण कर भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये पर्व श्रद्धा के साथ साथ सेवा, दान और आत्मचिंतन का भी संदेश देता है। दर्श अमावस्या केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय जीवन दर्शन का ऐसा पावन पर्व है जो हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, परिवार के प्रति उत्तरदायित्व और अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। शायद यही सनातन परंपरा की सबसे बड़ी शक्ति है, जहां स्मरण भी साधना बन जाता है और श्रद्धा पीढ़ियों को जोड़ने वाला संस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे भारत की प्राचीन और अनूठी चिकित्सा पद्धति की, जिसका आधार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चेतना से जुड़ा हुआ है। इसका नाम है अर्धनारीश्वर चिकित्सा। असंतुलन ही रोग का कारण है और इसे बिना किसी दवा के कैसे ठीक किया जाए, इसी अर्धनारीश्वर चिकित्सा के विषय में जानते हैं आचार्य रामगोपाल दीक्षित से। जीवन गति और ठहराव के बीच का संतुलन है। इसलिए जब जीवन में संतुलन बिगड़ता है तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और जब यही संतुलन शरीर में बिगड़ता है तो रोग उत्पन्न होते हैं। तो क्या कोई ऐसी विधि, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा मंत्र है जो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में संतुलन ला सके? एक ऐसी ही चिकित्सा है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर चिकित्सा, जिसमें संतुलन से आरोग्य की प्राप्ति की जा सकती है।
किस तरह से ये विज्ञान काम करता है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है आचार्य डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित जी। डॉक्टर दीक्षित, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे आपसे, अर्धनारीश्वर चिकित्सा जिसमें बात होती है संतुलन से आरोग्य की, किस तरह से कार्य करती है, कितना सरल ज्ञान है ये? जी किरण जी, भारत ने दुनिया को योग दिया है, आयुर्वेद दिया है, ध्यान दिया है। इसी प्रकार संतुलन पर आधारित एक अद्भुत चिकित्सा दी है। हमारा ऐसा मानना है कि शरीर में जितने भी रोग हैं या जैसे भी दर्द आते हैं, इन सभी दर्दों का कारण शरीर का असंतुलन ही है। और इस असंतुलन को यानी केवल किसी ग्रंथि या किसी एक सिस्टम के कारण नहीं, शरीर के अनेक सारी चीजों के असंतुलन के परिणाम से रोग आता है। इसको समझने का सरल तरीके का जो प्रयास है वह यह अर्धनारीश्वर चिकित्सा है। यह शरीर के प्राकृतिक संतुलन को समझने का क्रम है। जैसे शरीर का बायां और दायां अंग दोनों समान हैं, जो बायां है वो दायां है, जो मध्य में है वो एक है ढांचे के अंतर्गत। इसी तरह से अंदर के रस रसायन में भी एसिड अल्कलाइन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, नर्वस सिस्टम्स, ये सारे पेयर्स में हैं। जब भी असंतुलित होने लगते हैं तभी रोग उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनके असंतुलन को समझने का और उसको रिस्टोर करने का, मतलब पुनर्स्थापित करने का, यह एक प्रयास अर्धनारीश्वर चिकित्सा है। वर्तमान जीवन शैली की बात की जाए तो ये असंतुलन काफी बढ़ गया है। चाहे बच्चे हों, वयस्क हों, सभी किसी न किसी तरह के असंतुलन से प्रभावित हैं। और शायद यही कारण है कि हर तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेस कहें या जीवन शैली से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है ये ज्ञान? बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो एक कॉमन छोटी छोटी चीजें, जैसे मान लो गर्दन का दर्द आया, कंधे का दर्द आया, आप उसको पूछिए जो ऑफिस में कमर दर्द के कारण से देर तक बैठ नहीं पाता। अभी एक युवा है, लैपटॉप पर काम कर रहा है, लेकिन बाईं बाजू में दर्द आना शुरू हो गया, गर्दन में दर्द आना शुरू हो गया। अब उससे प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है, उससे उसकी कैपेसिटी प्रभावित होती है। बड़ा क्षमतावान है, बड़ा योग्य है, लेकिन छोटा सा दर्द आ गया, उसने उसकी लाइफ को हिला के रख दिया। एक घर की गृहिणी जिसका वजन बढ़ गया, अब वो घर में काम कर रही है, लेकिन रसोई में तो खड़े होकर काम करना है। अब वो जो उसका असंतुलन है ना, उसके शरीर का जो डिसबैलेंस है, अगर वो किसी तरह से उसको सरलता से, सहजता से उसके उस असंतुलन को संतुलित कर दिया जाए और उससे उसका वजन भी कम हो जाए और उसकी लाइफस्टाइल भी बदल जाए। कौन कौन से असंतुलन उनको हो सकते हैं? जैसे एक असंतुलन है उनके दाएं और बाएं का, या दूसरा असंतुलन उनकी नाभि का। हाथों में ऐसे करके देखो, लाइन ऐसे ऐसे ऐसे, इनको मिला के देखो, थोड़ी छोटी और बड़ी होगी ना, इसका मतलब है असंतुलन ही है। जब कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, डायग्नोसिस किस आधार पर किया जाता है और फिर कैसे निर्धारित होता है कि कौन से बिंदु को संतुलित किया जाएगा? ठीक बात है, आपने बहुत महत्व का प्रश्न किया। सबसे पहले तो उसके असंतुलन का डायग्नोसिस ही जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं, उनको अलग अलग तरह से देख करके, छू करके हम उस प्रकार से उनका डायग्नोस करते हैं। सामने खड़ा करेंगे, पहले उनके शोल्डर्स को देखेंगे, कंधे उनके समान हैं क्या, दोनों हाथों को ऐसे ढीला छोड़ देंगे, ये बायां हाथ और दाएं हाथ शरीर से कितनी दूर है। आपके दर्शक भी करके देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूं कि क्या सरल है। इतना सरल है। मैं कहता हूं अपने दर्शकों को भी बताइए, सिंपल खड़े हो जाओ शीशे के सामने और अपने दोनों कंधे आप देखिए, आप हल्के टेढ़े हैं क्या, ऐसे टिल्ट हैं क्या। दोनों हाथों को ऐसे देखिए, दायां और बायां आपके शरीर से समान दूरी पर हैं क्या। फिर हाथों को ऐसे खोल दीजिए और देखिए एक हाथ ऊंचा है या नीचा है क्या। फिर अपने हाथों की इन उंगलियों को देखिए, ये नाभि के संतुलन को बताती है, क्योंकि नाभि तो शरीर का केंद्र है। तो ये यहां से नाभि को देख सकते हैं। ऐसे ही लेट जाओ और अपने दोनों पैरों को आपस में ऐसे मिलाओ। दोनों पैरों को मिलाकर देखेंगे, एक अंगूठा छोटा है, एक अंगूठा बड़ा है, एक एड़ी आगे है, एक एड़ी पीछे है।
ऐसे छोड़ने पर एक पैर ऐसे लुढ़क गया, दूसरा पैर सीधा है, मतलब समान नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम ढांचे की देखते हैं, जिनमें से 3 अगर मैं मेजर बात करूं तो शोल्डर, जिनके ऊपर सर्वाइकल टिका है, पेल्विक, जिस पर स्पाइन का लंबर और दोनों टांगे उसे बैलेंस करती हैं पेल्विक को, और इसी तरह से नाभि जो हमारे हाथों और पैरों से देखने को मिलती है। अगर ये संतुलित है तब समझिए आपका आरोग्य है, और अगर ये संतुलित नहीं है तो बेशक आज सिम्टम्स कम नजर आए, कल आपको अधिक नजर आएंगे। एक नंबर 2, हम रसायन को कैसे चेक करते हैं, कैसे जाने कि आपके शरीर में आपके रसायन चेंज है, क्योंकि ढांचा तो संतुलित है लेकिन रसायन तो संतुलित नहीं है, और रसायन जब संतुलित नहीं होता है तभी ढांचे में गड़बड़ी होती है। जैसे कैल्शियम की कमी होगी तो क्रैम्प्स आ जाएंगे, थोड़ी सी भी एसिड बनना शुरू होगा तो माइग्रेन आ जाएगा, थोड़ा सा गैस ज्यादा बनेगी तो ब्लोटिंग हो जाएगी, IBS हो जाएगा, और अगर सिर की तरफ चलेगी तो सिर दर्द हो जाएगा, टांगों की तरफ चलेगी तो टांगें दर्द हो जाएगी, है ना। तो कैसे चेक करें जी। तो अर्धनारीश्वर चिकित्सा के अंदर हमने कुछ ऐसे जगह रखी है जहां दबाने से हमें पता चलता है। कुछ जगह टेंडरनेस की है, कहीं पेन आ जाता है। अगर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को हम देखें, नाभि से ऊपर हम चेक करें, पेन है, इसका मतलब है कि डाइजेशन ठीक नहीं है। दाईं तरफ देखें, इसका मतलब लीवर ठीक नहीं है। तो ऑर्गन्स को भी हम टेंडरनेस और से चेक करके देखते हैं कि क्या ये असंतुलित है। कोई भी ऑर्गन बिना अनावश्यक दर्द नहीं करता, कुछ असंतुलित होता है, ऐसे हम चेक करते हैं। और बड़े सरल तरीके से शरीर के एक एक अंग को, फॉर्मूले हैं और उसके 170 प्लस ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे संतुलन किया जाता है शरीर का। तो शरीर के अंग को फॉर्मूले के अनुसार और डायग्नोसिस के अनुसार शरीर के एक एक अंग को उसको एक निश्चित एंगल पर रखकर एक निश्चित समय और संख्या में उस पर दबाव या कहीं घर्षण देते हैं, और इससे जो नर्व संचार और जो रक्त संचार है वो सामान्य होने लगता है, जैसे योग में होता है। और जैसे ही वो संतुलित होने लगता है, व्यक्ति को तुरंत रिलीफ आने के लिए बोलता है कि मुझे अच्छा लग रहा है जी। ऐसा होता है। एक बार यह निर्धारित हो गया कि समस्या है और असंतुलन है जी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी लंबे समय तक इन चीजों को लेकर लापरवाही करते हैं या इग्नोर करते हैं, मामूली सी बात लगती है। तो अब सवाल यह है कि इसको ठीक होने में या लाभ आने में समय कितना लगेगा? अर्धनारीश्वर चिकित्सा में हम लोग जब देखते हैं तो हर व्यक्ति का एक जैसा पैटर्न नहीं है, हर एक की उसकी स्थिति के अनुसार ही उसका उपचार होता है, एक जैसा सामान्य नहीं है। इसलिए हम देखते हैं उसका कारण कितना गहरा है, उसका ढांचा कितना असंतुलित है, उसके रसायन कितने असंतुलित हैं। तो डिसबैलेंस ऑफ अर्धनारीश्वर क्रिएट ईज डिस ईज बोलते हैं ना, तो ईज डिस दैट फॉर्म्स अ डिजीज। और क्रॉनिक डिसबैलेंस ऑफ अर्धनारीश्वर क्रिएट ऑर्डर डिस, इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर कहते हैं। ये ढांचे और रसायन के असंतुलन से ही इनकी संभावनाएं अधिक होती है। तो इसीलिए जितना समय उसको आने में लगा है और उसमें डिसबैलेंस कितना हुआ है, उसी के आधार पर उसका उपचार निश्चित होता है। लेकिन तो भी एक सामान्यतः अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति को 8-10 दिन इसकी चिकित्सा लेना अच्छा रहता है। और एक बार व्यक्ति अगर इसे सीख लेता है, कितना सरल है सीखना, और क्या स्वयं भी इसे किया जा सकता है? अब बहुत सरल है किरण जी, मेरे को बड़ा खुशी है इस बात को लेकर। आज इस विज्ञान को हजारों लोगों ने ऑनलाइन लर्निंग कर ली हमारे डिजिटल गुरुकुल के माध्यम से। इतना सीखना सरल है जैसे योग सीखना सरल है ना, बिल्कुल वैसे ही। क्यों? इसमें न तो कोई चोट लगानी, न कोई मशीन यूज करनी, न कोई दवाई यूज करनी, कुछ तो करना नहीं। प्रेशर देने का तरीका और कहां प्रेशर देना और क्यों प्रेशर देना, ये उसको आना चाहिए। ढांचा अगर गड़बड़ है तो कहां से कैसे करें संतुलित हो जाए, और रसायन अगर गड़बड़ है तो उसको कैसे, किस अंग को किस एंगल पे रखकर कितना प्रेशर दें, कितने सेकंड के लिए दें, फॉर्मूला क्या होता है, भाई इतना सरल समझना है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी सरलता से इस विज्ञान को सीख सकता है और इसे परफॉर्म करना और इसका लाभ लेना भी उतना ही सरल है। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आचार्य जी आज की इस तमाम जानकारी के लिए। अर्धनारीश्वर चिकित्सा एक सरल और प्रभावशाली ज्ञान है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो आप भी अपनी जीवन शैली को संतुलित रखिए, और अगर आपके जीवन में असंतुलन आ गया है तो आप संतुलन से आरोग्य प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं।
अर्धनारीश्वर चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं। और नया सवेरा में अब वक्त हो गया है मौसम का हाल जानने का। तो आइए ग्राफिक के जरिए जान लेते हैं अलग अलग राज्यों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान। तो जाना आपने कैसा रहेगा आपके राज्य और आपके शहर में मौसम और तापमान का हाल। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले किन खास तस्वीरों के साथ संध्या आज हम छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम आज बताएंगे कि पेरिस में बास्टिल डे किस तरह से जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं और नया सवेरा में आपको दिखाते हैं फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस के जश्न की शानदार तस्वीरें। आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए। मशहूर एफिल टावर इस बास्टिल डे पर रंग बिरंगी आतिशबाजी और ड्रोन शो से जगमग है। तो आप इन खूबसूरत नज़रों का आनंद उठाइए। मुझे, मेरे सहयोगी मुकुल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत की